अगर आप हिंदुस्तान से मुसलमान हटा दीजिए, मोदी जी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। तो इस्लाम हमें आज़ादी इस बात की देता है कि आप उससे अलग हो सकते हैं, ना कि उसको जलाकर मार दें। आपका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें कोडिफिकेशन तो है नहीं, मौलवी कुछ भी करते हैं। तलाक के केसेस पहली बार तो हमारे समाज में 0.1% भी नहीं थे। कि मैं इस कानून को सिर्फ राजनीतिक शगुफा मानती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं मानती। हम मुसलमान जो है, जो इस्लाम है, वही तो उनके लिए टारगेटेड पर्सन है। इनको वो संविधान ही नहीं चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। किसी दलित ने लिखा है, इसलिए आपको ये संविधान नहीं चाहिए। बसपा के भी एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं और कल यहाँ पर एक बड़ी रैली आकाश आनंद ने की थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। बहन जी को मुस्लिम वोट क्यों चाहिए अब? नहीं, अनीस अहमद तो उनका एक प्रत्याशी है बसपा का। मैं बहन जी से पूछना चाहती हूँ, मुसलमान इतना पीड़ित है, मदरसे और मस्जिदों पर अटैक हो रहा है, आपको इलेक्शन में मुसलमान क्यों याद आ रहा है? अगर आपको अपने SC ST पर या अपने वोट पर इतना भरोसा है तो आप उसी पर लड़के दिखाइए ना। आप मुसलमानों के हितैषी थे तो आप अलायंस का हिस्सा क्यों नहीं बने? फूल बाबू को अब वोट मुस्लिम नहीं देगा। कितनी सारी बातें थी जो सारी मेन स्ट्रीम ने हटा दी, बस एक ही चीज़ है, मोदी मोदी मोदी। नफ़रत की दीवार गिराकर मैं भी देखूं तू भी देख, प्यार की नगरी दिल में बसाकर मैं भी देखूं तू भी देख। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य और आज हमारे साथ बात करने के लिए राफिया शबनम जी हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का ऑब्जर्वर बनाया गया है लोकसभा चुनाव पीलीभीत के लिए। और वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो इंडिया गठबंधन के, वो समाजवादी पार्टी के खाते में सीट है। भगवत शरण गंगवार वहां से प्रत्याशी हैं, तो आपको ऑब्जर्वर बनाया गया है कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो क्या कहना चाहेंगी? आपको पीलीभीत लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे पार्टी ने अगर मुझ पे ये भरोसा जताया है कि मैं ऑब्जर्वर बनूं, वहाँ जाकर देखूं, बल्कि ये कहें कि एक कार्यकर्ता का एक पद है ये जो मुझे मिला है, और मैं कोशिश करूंगी कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें और पीलीभीत जाकर वहाँ रहकर अपने संगठन के साथ जो वहाँ के प्रत्याशी हैं श्री भगवत शरण गंगवार जी, उनको जिताने का काम करें। तो क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है एज ए ऑब्जर्वर? क्योंकि आपके प्रत्याशी तो वहाँ है नहीं, तो आपकी सुनेगा कौन? तो आपको क्या जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्रत्याशी नहीं है। जब अलायंस हो गया, सारा गठबंधन हो गया, सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ गई, तो वो अब हमारा ही प्रत्याशी है। हम उसको समाजवादी का प्रत्याशी नहीं मानेंगे, हम तो उसे अपना है ना, क्योंकि वो अलायंस में है तो हमारा प्रत्याशी है, हमारी जिम्मेदारी है। और कोशिश ये करेंगे कि सभी धर्मों का वोट उनको पड़े, क्योंकि जो आप आज माहौल देख रहे हैं, मेरी कहना ये है कि ये वक्त की मांग है, ये समाज की मांग है कि वोट कांग्रेस को पड़ना ही चाहिए। बल्कि कांग्रेस को क्या, जो भी अलायंस में है उन सबकी उम्मीद जती है आती है कि हाँ भाई, कांग्रेस आना चाहिए, प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनना चाहिए। हम कहना ये चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हमको चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर, आप कांग्रेस पार्टी के किन मुद्दों को लेकर वहाँ पे जाएंगी? क्योंकि आप अल्पसंख्यक विभाग की, तो मेनली आप मुस्लिमों में जाएंगी। किन मुद्दों को आप लेकर जाएंगी? जैसे आपने कॉमन सिविल कोड की भी अभी बात की, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगी? देखिए, वो जो घोषणा पत्र है ना कांग्रेस का, वो अगर आप टाइम दें तो मैं पढ़ के उसको बताऊं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें शायद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि ये कहा जाए कि वो सिर्फ एक समाज के लिए काम करेंगे या एक समाज की वो बात करेंगे। तो हमें उम्मीद थी ऐसी कि कुछ ऐसा ही कांग्रेस करके देगी हमको। तो इनके जो घोषणा पत्र है उसमें 5 बातें हैं। एक तो न्याय, हिस्सेदारी, किसान, नारी, श्रमिक, युवा, 25 गारंटियों पर आधारित इनका घोषणा पत्र है, जिसमें जो मुख्य बात है, जो SC ST व पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो आरक्षण की सीमा है वो 50% ये करके देंगे। दूसरा क्या है, इसके लिए संविधान में संशोधन भी अगर करना पड़ता है वो भी करेंगे। फिर क्या है कि MSP की जो कानूनी गारंटी है वो देंगे। ठीक है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो जाति जनगणना है, जिसको सारी सरकारें रोक कर रखती हैं कि ना पता चले कि हम कितने हैं, वो कितने हैं, तो इसको ये करेंगे, जो एक अच्छा कदम है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको नौकरियां देंगे। ठीक है। और मतदान, जो मैं अभी पहले भूल गई थी, जो मतदान होगा वो होगा तो EVM से, लेकिन जो उसकी VVPAT की जो पर्ची निकलती है वो हमारे हाथ में होगी और हम उसको वहाँ जमा करेंगे, भाई ये हमारा वोट इसको गया। एक बहुत निष्पक्ष चुनाव की ओर ये बढ़ रहे हैं। दूसरे, गरीब जो परिवार हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना महालक्ष्मी योजना के तहत दिया जाएगा और 25 लाख रुपए का जो इलाज है वो फ्री इसमें दिया जाएगा। ठीक है। और समान नागरिक संहिता में जो मेन काम अच्छा होगा वो मुस्लिम के लिए होगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो वैसे ही रहने दी जाएंगी। मतलब हमको पहनना, खाना, भाषा, इस सब पर एक अच्छा कानून लाने की तैयारी है। साथ ही जो सदस्य जीतते हैं और जीत के दूसरे उसमें चले जाते हैं, उसके लिए दल बदल वालों के लिए जो है कि आज इसमें आज उसमें, उसके लिए एक सख्त कानून कांग्रेस लेकर आएगी। इसके अलावा 10 साल में जो 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 10 साल में ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। सरकारी नौकरियों में जो आवेदन है, जो शुल्क जाता है, जो बच्चे देते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है, उनका जो पैसा है वो ख़राब जाता है, उस पर फिर फीस ही नहीं लेगी सरकार। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको गौरवान्वित करने के लिए उनको इनाम दिए जाएंगे, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। स्कॉलरशिप जब से बीजेपी आई है तब से SC ST की स्कॉलरशिप सारे कॉलेजेस में बंद कर दी गई है। आप एक पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा जितनी SC ST की स्कॉलरशिप थी सारी बीजेपी ने बंद कर दी है, और इनका ये कहना है कि हम स्कॉलरशिप को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा देंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि महालक्ष्मी योजना के तहत क्या करेंगे ये कि 1 लाख रुपया जो घर की बुज़ुर्ग महिला है उसको देंगे। और जो मुझे पसंद आई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने ये लिखा है कि जो ये डर का माहौल है, जो हर इंसान डरा हुआ है कि भाई कब ED आ जाए, कब CBI आ जाए, कब मुकदमा लिख जाए, कब जेल में चले जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं केजरीवाल जी जेल में हैं, कोई भी सबूत ना होने के बाद भी वो आज जेल में हैं। तो जो ED को इतने अख्तियार दे रखे हैं जितना नहीं देना चाहिए थे, इस कानून में भी संशोधन किया जाएगा। कई बातें आपने कही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 60 साल तक सरकार रही है और इन सारे मुद्दों पर मैं बात करूं तो किसी मुद्दे पर उस तरह से काम नहीं हुआ है। जैसे आप कह रही हैं SC ST को आरक्षण दिया जाएगा, 2011 में कांग्रेस ने ही जनगणना कराई, डाटा तक जारी नहीं किया, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री आप पर बार बार अटैक करते हैं। तो फिर अब आपने पहले डाटा जारी नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि हम दोबारा कराएंगे। नहीं, देखिए वही तो बात है, आपने एक बात तो पकड़ ली कि इस कांग्रेस ने ये नहीं करा। एक घर था जो बिल्कुल खाली था, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं, जो सिर्फ जिसके पास खाने को भी नहीं था, उस वक्त से कांग्रेस ने इस देश को संभाला है। जो जायज़ बात है, जो सब मानते हैं, उस वक्त संभाला है जब आपके घर में खाने को भी नहीं था। आज आप क्या देखते हैं, आज आपके पास सड़कें हैं, आज आपके पास हवाई अड्डे हैं, आज आपके पास मेडिकल कॉलेज हैं, आज आपके पास डिग्री कॉलेजेस हैं, आज आप देश विदेश जाते हैं। तो ये सब किसकी देन है? एक जाति जनगणना को हटा दें तो ये देन आप किसकी मानेंगे? मैं तो इसको कांग्रेस की देन मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मोदी जी का ही जवाब है ये कि ये सारी देन जो आज देश हष्ट पुष्ट होकर खड़ा हुआ है, तो ये किसकी देन है? ये उस वक्त मोदी जी आज पीलीभीत में भी आए थे और उन्होंने कई अटैक किए हैं कांग्रेस पे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को, महिलाओं का अपमान किया कांग्रेस ने, आप खुद एक महिला हैं, ये बात कही है। दूसरी बात उन्होंने कही है दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत का, और सारे आपके नेताओं ने तो अभी रैलियां भी शुरू नहीं की हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जहां ऑब्जर्वर बनी हैं? देखिए, उन्होंने वो उनका एक ही नारा है कि नारी शक्ति स्वरूपा। तो मुझे ये बताइए कि नारी शक्ति स्वरूपा कब नहीं थी? कौन सी सरकार ऐसी है जो नारी का अपमान कर देगी? और अगर बात कहने पे आए इस 10 साल की, तो आप सबसे ज़्यादा रेप केसेस अगर देखते हैं तो इस सरकार में देखते हैं। खिलाड़ी हमारी बेचारी बहनें कितने दिन जाकर सामने बैठी रहीं, लेकिन क्या हुआ? आपने सब कुछ देखा है। तो किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ नहीं है। आपने नारी का अपमान नहीं करा। इतना बड़ा खिलाड़ी जिन्होंने देश विदेश में जाकर उनका नाम रोशन किया, आपने उनके साथ क्या किया? तो ये तो सब जुमलेबाजी है। कॉमन सिविल कोड पे ही बात कर रही हैं, तो उसमें उन्होंने 3 तलाक, ट्रिपल तलाक का एक कानून बनाया, और वो कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड के माध्यम से महिलाओं पे ही अत्याचार होता है, मुसलमान महिलाओं पे। और उसमें जो कोडिफाई नहीं है, एक तो आपका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें कोडिफिकेशन तो है नहीं, मौलवी कुछ भी करते हैं, कई ऐसी बातें भी आती हैं जो मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहना ये है कि तलाक के केसेस पहली बार तो हमारे समाज में 0.1% भी नहीं थे। अगर हम दूसरे समाज की बात करें तो वहाँ कितने तलाक के केसेस हैं, आपको कोर्ट से डेटा मिल जाएगा, बल्कि मोबाइल से ही आपको डेटा मिल जाएगा कि कितने सारे केसेस तलाक के होते हैं दूसरे उसमें। बात इसकी कि उन्होंने तलाक का कानून बना दिया,
देखिए हमारे यहाँ जो तलाक़ का कानून है ना, वो हमारे यहाँ जो शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 7 जन्मों का बंधन नहीं है। अगर आपका साथी सही नहीं है तो इस्लाम हमें आज़ादी इस बात की देता है कि आप उससे अलग हो सकते हैं, ना कि उसको जलाकर मार दें, ना कि सारी ज़िंदगी अपनी घुट-घुट कर वहीं पर गुज़ार दें। तो ज़िंदगी एक छोटी-सी ज़िंदगी है, 60-70 साल, 80 साल की ज़िंदगी है। आपने उस पर एक प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस साथी से 7 जन्म के लिए अलग नहीं होंगे। तो मैं मानती हूँ कि ये तलाक़ वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हमारा इस्लाम बात करता है। और इस्लाम में ये आप आज शक्ति और नारी की बात कर रहे हैं, हमारे इस्लाम में उस ज़माने से, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, उन्होंने विधवाओं से सिर्फ इसलिए मिसाल देने के लिए शादी की थी ताकि नारी का सम्मान हो सके। मोदी सरकार ट्रिपल तलाक की बात करती है कि ट्रिपल तलाक में ट्रिपल तलाक होता है, उसके बाद हलाला की भी बात आती है। इस पे बार बार योगी जी भी उल्लेख करते हैं, उन्होंने बाकायदा एक कानून बनाया है, संसद में पास हुआ है, तो उस पर क्या रुख रहेगा आपकी सरकार का? मैंने आपको बताया ना कि मैं इस कानून को सिर्फ राजनीतिक शगुफ़ा मानती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं मानती हूँ। हमारा जो इस्लाम में लिखा है, जो शरीयत में लिखा है, ऐसा नहीं है कि हमसे किसी ने कह दिया कि हर तीसरा आदमी तलाक ही हमारे यहाँ दे रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा था जिसको इस्लाम के बल्कि ये कहा जाए कि मुसलमान जो है, जो इस्लाम है, वही तो उनके लिए टारगेटेड पर्सन है। अगर आप हिंदुस्तान से मुसलमान हटा दीजिए, मोदी जी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। तो मैम देश में पोलराइजेशन तो हो रहा है ना, आपके क्षेत्र में भी होगा, तो उसे आप कैसे संभालेंगे? नहीं, पोलराइजेशन अब नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि अब नहीं होगा। और दूसरे पक्ष के पास भी हम जाएंगे और वहाँ जाकर बताएंगे चीज़ों को कि कांग्रेस में क्या खूबियाँ हैं और क्यों आपको वोट देना चाहिए, और बीजेपी में क्या खामियां हैं, ये वोट के किस तरह आपको नहीं देना चाहिए। अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, जिस तरह की इन्होंने कहा है कि भाई आरक्षण पर काम नहीं कर रहे हैं, इनको वो संविधान ही नहीं चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो आपको डर है संविधान बदल देंगे? बिल्कुल बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। संविधान तो सभी कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं कि हमको ये वाला संविधान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या ये किसी दलित ने लिखा है इसलिए आपको ये संविधान नहीं चाहिए? क्या कमी थी इस संविधान में, क्यों नहीं मानना चाहते आप? तो इस बात को तो आप सबको मानना पड़ेगा कि ये जिस दिन ये संविधान ख़त्म होगा उस दिन ये देश भी ख़त्म होगा। जैसे पीलीभीत लोकसभा की अब ऑब्जर्वर है, वहाँ बसपा के भी एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और कल यहाँ पर एक बड़ी रैली आकाश आनंद ने की थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। अनीस अहमद फूल बाबू भी वहाँ आए थे। उन्होंने दावा किया कि वो जीत कर आ रहे हैं पीलीभीत लोकसभा से, और ज़्यादातर मुस्लिम वोट उन्हें मिल रहा है। 2014 में वो 2.5 लाख 2 लाख वोट ले भी चुके हैं। तो उनसे कितना चुनौती नहीं, है? बहन जी को मुस्लिम वोट क्यों चाहिए अब? नहीं, अनीस अहमद की बात कर रहा हूँ। नहीं, अनीस अहमद तो उनका एक प्रत्याशी है बसपा का। मैं बहन जी से पूछना चाहती हूँ, मैं आनंद जी से सवाल करना चाहती हूँ कि आप इतने दिनों से मुद्दे हैं, अब आपको मुस्लिम वोट क्यों चाहिए हैं? आपने एनआरसी पे कुछ काम नहीं करा, आपने इतने लोग उसमें मॉब लिंचिंग में मार दिए गए, तब आप सामने नहीं आए। मुसलमान इतना पीड़ित है, मदरसे और मस्जिदों पर अटैक हो रहा है, मस्जिदों से आप समझ लीजिए ऐलान लगने की, अजान पर पाबंदियां हो रही हैं। बहन जी कहाँ थी? आनंद जी कहाँ थे? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, आपको इलेक्शन में मुसलमान क्यों याद आ रहा है? अगर आपको अपने SC ST पर या अपने वोट पर इतना भरोसा है तो आप उसी पर लड़के दिखाइए ना। और अगर आप मुसलमानों के हितैषी थे तो आप अलायंस का हिस्सा क्यों नहीं बने? फूल बाबू जो हैं वो तो 2 लाख वोट ले भी चुके, तो कितना चुनौतीपूर्ण है उनका प्रत्याशी बनना, मैं ये जानना चाहता वो हूँ। जब ले चुके होंगे तब ले चुके होंगे, लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, मैं समझती हूँ फूल बाबू को अब वोट मुस्लिम नहीं देगा। बाकी जो उनका कोर वोटर है वो तो जो देगा वो देगा। पीलीभीत लोकसभा में कांग्रेस की कोई रैली होने वाली है आगे की आपकी क्या रणनीति है आप लोगों की? जैसे मोदी जी वहाँ आए हैं जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के, आपके कोई नेता आने वाले हैं? हाँ, अलायंस की रैली होने वाली है। 12 तारीख को अखिलेश यादव जी पूरनपुर में आएंगे और वहाँ जो सारे अलायंस का ग्रुप है, जो लोग कैंडिडेट हैं, वहाँ सब उनके साथ रहेंगे और एक बड़ी रैली होगी। क्या तैयारियाँ उसकी पूरी हो गई? हमारे यहाँ तैयारी तो पूरी है, पूरनपुर में सारी तैयारियां हैं, और बाकी जो हमारा संगठन है उसकी भी तो पूरी तैयारी है। हम लोग 12 को वहीं जाएंगे। तो आज आप ऑब्जर्वर बनी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी देश को? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी आपके माध्यम से, और एक मैं ये भी साथ में तारीफ़ आप लोगों की करना चाहूँगी कि ये यूट्यूबर ही हैं जो आज तक देश को बचाए हुए हैं, देश के मुद्दों को उठाए हुए हैं, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया ने सारे मुद्दों को ख़त्म कर दिया है। कितने बड़े बड़े मुद्दे आए, बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ गया? हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बिल्कुल हट गया।
कितनी सारी बातें थी जो सारी मेन स्ट्रीम ने हटा दी, बस एक ही चीज़ है, मोदी मोदी मोदी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि देश को बचाने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है और सारे ही धर्मों को मिलकर एक साथ रहने की ज़रूरत है। ये वो गुलदस्ता है जो कभी बिखर के एक नहीं रह सकता। एक शेर याद आता है, नफ़रत की दीवार गिराकर मैं भी देखूं तू भी देख, प्यार की नगरी दिल में बसाकर मैं भी देखूं तू भी देख। सत्य अहिंसा के मतवाले, सत्य अहिंसा के मतवाले क्यों आपस में लड़ते हैं, सत्य अहिंसा के मतवाले क्यों आपस में लड़ते हैं, उन बातों की खोज लगाकर मैं भी देखूं तू भी देख। कि आप इंडस टीवी से हैं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह ईमानदारी से आप लोग काम करते रहें, तो उम्मीद है कि जो देश है वो इसी तरह हमारा जिंदाबाद रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ राफिया शबनम जी, और जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए और हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। वो ऑब्जर्वर बनी है, उसकी हम भी उन्हें बधाई देते हैं। और आप लोग इस इंटरव्यू को जो लोग देख रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, कैसी उनकी बातें जो हैं, कहाँ पर आप सहमत हैं, कहाँ पर असहमत हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़। कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाह के इंडस न्यूज़ बरेली। नमस्कार।